हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं? स्वागत आप सभी का बेटा एक और शानदार से लेक्चर में और एक और हैशटैग एनटीकेबी में, दैट इज नीड टू नो बेसिस। आज हम लोग लेके आए हैं बेटा मोशन ऑफ प्लेन का वन शॉट, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी। एंड आप ये फोटो देख के समझ गए होंगे हम क्या करने जा रहे हैं। एक भाला फेंकने जा रहे हैं, एक पार्टिकल को फेंकने जा रहे हैं। कितने एंगल पर फेंके ताकि हमारा रेंज मैक्सिमम हो, ये सवाल था। और ये नीरज चोपड़ा बखूबी जानता था एंड इसलिए उसको गोल्ड मेडल मिला था। तो वो क्यों मिला गोल्ड मेडल, क्या उसने दिमाग लगाया, क्या उसने किया होगा, क्या फिजिक्स लगी होगी, तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। तो बिना वक्त जाया करे बेटा शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लेकिन एक छोटा डिस्क्लेमर है कि इस चैप्टर में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोशन इन अ प्लेन करेंगे एंड वी आर नॉट इंक्लूडिंग रिलेटिव मोशन इन दिस। रिलेटिव मोशन को हम अलग से अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें रिलेटिव मोशन के लिए 1D भी पढ़ना है, अभी 2D भी पढ़ना है। तो हम लोग दोनों कंबाइन एक साथ एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसकी 1D और 2D की होगी। एंड उसके लिए कोई स्पेसिफिक थ्योरी ज़्यादा है नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू जब चीज़ें लेकर आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो रिलेटिव मोशन अलग से आएगा, टॉपिक प्रॉपर टॉपिक अलग से आएगा, ठीक है। तो उसके अलग से सेपरेट वीडियो आएगी। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। सो जनरल 2D मोशन, तो क्या है जनरल 2D मोशन? तो भाई 2D का मतलब हो गया कि प्लेन में चली गई बात। अब प्लेन में चली गई तो प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक हमारी इक्वेशन है, जो बेसिक इक्वेशन है हमारी, दैट इज वेलोसिटी को हम लोग बोलते थे कि dx/dt। तो नाउ ये यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं तो बेटा ये जो कंपोनेंट आएगा ये भी सिर्फ कौन सा आएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहीं पर लिखता हूँ लेटर से dy/dt, तो ये आपको वेलोसिटी देगा, लेकिन कौन से कंपोनेंट की देगा, y कंपोनेंट की देगा। एंड ऐसे ही अगर आप dz/dt लिखते हैं तो बेटा आप लिख पाओगे दैट इज vz इज इक्वल टू dz/dt। तो दैट मीन जिस भी एक्सेस के रिस्पेक्ट में आप चीजें देख रहे होंगे उसी के रिस्पेक्ट के कंपोनेंट्स आपको मिलते चले जाएंगे। आप एक्सेलरेशन को जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा जो ax है वो हमारे पास हो जाएगा दैट इज dvx/dt। ऐसे ही ay हमारे पास हो जाएगा dvy/dt। और ऐसे ही az हमारे पास हो जाएगा dvz/dt। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप इंडिविजुअल डायरेक्शन के अंदर जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इंडिविजुअल डायरेक्शन की क्या मिलेंगी, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस मिलेंगे, ठीक है। वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन आपको इंडिविजुअल डायरेक्शन की मिलेगी, ठीक है, इंडिविजुअल डायरेक्शन की। एंड अगर मैं इन पूरी बात को कंबाइन कर देता हूँ तो लेट्स से इफ आई राइट वेलोसिटी वेक्टर, तो आप इसको वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही आप एक्सेलरेशन को भी लिख सकते हैं, दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके से अलग अलग सोच से सोच सकते हैं, ठीक है। तो जनरल 2D मोशन का मतलब क्या है कि आप जनरली आप किसी भी वेरिएशन में जा सकते हैं। आप एक्स वाई में जा सकते हैं, एक्स जेड में जा सकते हैं, एक्स वाई जेड तीनों में जा सकते हैं, वाई जेड में जा सकते हैं, किसी में जा सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे अगर आप वाई का चेंज देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वाई वाले कॉम्पोनेंट्स ही समझ में आएंगे। अगर आप एक्स में चेंज देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्स के चेंज रहेंगे। तो इस बात को अगर मैं एक इक्वेशन से लिखना चाहूँ तो मैं एक बात स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको दे सकता हूँ, एक नोट आपको दे सकता हूँ कि दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन, motion in one dimension is independent of is independent of variation in the other direction, variation in other directions or other dimensions. For example, अगर x की velocity है और लेट से एक्सेलरेशन y में है, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है लेट से y में है एंड वेलोसिटी हमारी जो है वो x में है, तो भाई y का एक्सेलरेशन x की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। y का एक्सेलरेशन x वाली जो वेलोसिटी है उसको चेंज नहीं कर सकता। फिर y से वर्सा भी ट्रू है, अगर x का वेलोसिटी हो, x में एक्सेलरेशन होता है, y में वेलोसिटी होती है, तो भाई x का एक्सेलरेशन y वाली वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। ओवरऑल चेंज होता रहेगा बट लेकिन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो है वो चेंज नहीं होंगे। इंडिविजुअल कंपोनेंट तभी चेंज होंगे जब चेंजेस भी हमारे सेम डायमेंशन में होगा, ठीक है। चलिए इसी बात को अगर हम लोग आगे लेके चलते हैं बेटा, तो आगे ले जाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, एक छोटी सी चीज कर लेते हैं बेटा बस फटाफट से।
चलिए, सो वी कैन राइट अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा वैलिड होती है। एंड वो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज u प्लस ए, यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कैन राइट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर हम लोग v डॉट v लिखते हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू u डॉट u एंड दिस इज प्लस ट्वाइस a डॉट s। तो वी नो दैट v डॉट v हो जाता है बेटा v स्क्वायर, ए यू डॉट यू हो जाता है यू स्क्वायर, एंड ये हो जाता है ट्वाइस a डॉट s। इस तरीके से तो वी हैव थ्री डिफरेंट इक्वेशंस। इक्वेशन वही है लेकिन सिर्फ किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। ऐसे अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ इन दी एक्स डायरेक्शन तो आप लिख पाओगे बेटा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हो दैट इज वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स इंटू में एस एक्स। ठीक है, ऐसे आप वाई में लिख सकते हो, ऐसे ही आप जेड में लिख सकते हो। दिस इज द बेसिक थिंग हमारे पास। ठीक है, तो यही है हमारा जनरल टू डी मोशन। जनरल टू डी मोशन के अंदर बस आपको क्या है, जनरल इक्वेशन लिखनी होती है। जनरल इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो डायरेक्टली, विदाउट यूजिंग एनी अदर थिंग। आप डायरेक्टली किस फॉर्म में लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ पाथ, कि किस रास्ते पे आप चल रहे हैं। जैसे आप नीट के रास्ते पे चल रहे हैं तो आपका पाथ नीट का है, आप जेई के रास्ते पे चल रहे हैं तो आपका रास्ता जेई का है। सो उस रास्ते की इक्वेशन क्या होगी, उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी। सो इफ वी आर कंसिडरिंग, हम लोग इन जनरल एक्स वाई प्लेन ही कंसिडर करते हैं बेटा। सो इफ वी आर कंसिडरिंग एक्स एंड वाई प्लेन, एक्स एंड वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन अगर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर कंसिडरिंग द एक्स वाई प्लेन, देन रिलेशन बिटवीन y and x is the equation of trajectory। ठीक है, तो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी है क्या, बेसिकली इट्स इक्वेशन ऑफ पाथ, पाथ की इक्वेशन है। सो अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन को, तो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई जो है वो हमारा इक्वेशन ट्रेजेक्टरी हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, लेट से अगर हम बोलते हैं तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब इसके अंदर कोई और वेरिएबल नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई और वेरिएबल नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप टी के टर्म्स में लिख दो ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस आर वेक्टर, this is equal to let's say cos omega t I cap plus sin omega t j cap, मैं आपको ऐसा कुछ बोल देता हूँ, है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ बोलता हूँ तो यहाँ पर आप नहीं बोल पाओगे कि भाई ये इक्वेशन ट्रैजेक्टरी है। ये क्या है, ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। दिस इज नॉट द इक्वेशन ट्रैजेक्टरी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखता हूँ कि भाई ये हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा, तो आप बोल पाओगे कि भाई एक्स इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी हो गया एंड वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी हो गया। तो अब ये x और y का रिलेशन चाहिए, लेकिन t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वी हैव टू एलिमिनेट द t। तो इसको जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है। तो नाउ दिस इज द इक्वेशन ट्रैजेक्टरी, क्योंकि ये y और x को रिलेट कर रहा है सिर्फ, और कोई वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल इसके अंदर नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बेसिकली क्या है, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है, इट्स अ फंक्शन, y इज द फंक्शन ऑफ x, सिंपल। ठीक है, अगर हम एक्स वाई प्लेन कंसीडर कर रहे हैं तो y इज द फंक्शन ऑफ x। जो भी इक्वेशन बनकर आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, चलिए नाउ इसके आगे जब बढ़ेंगे तो अपने को जरूरत पड़ेगी बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन की। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन चार तरीके के होते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एंड प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट इन द सिलेबस। ठीक है, दिस इज नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है। तो हमारे पास तीन तरह के अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, दैट इज ग्राउंड टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाउस। ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब क्या है कि जिस भी लेवल से आपने फेंका है वही लेवल हमारा क्या हो जाना, उसी लेवल पर वापस आना चाहिए, यानी जिस लेवल पे फेंका है उसी लेवल से वापस आना चाहिए,
उसी लेवल पे वापस स्ट्राइक करना चाहिए। अब चाहे वो लेवल बिल्कुल ग्राउंड पर ही हो, चाहे वो हाइट पर ही क्यों ना हो। लेट्स से कि एक टावर है, ये दूसरा टावर है, दोनों की हाइट सेम है, एंड यहाँ से एक पार्टिकल को फेंक कर वो पहुंचा यहाँ, तो ये भी बेटा आपको ग्राउंड टू ग्राउंड ही है। यानी कि जिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आपने फेंका है, जहां से आपने फेंका है, और जहां पे वो स्ट्राइक करेगा वो हमारा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है। देन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी हाइट से आप किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंक दो। किसी हाइट से किसी पार्टिकल को, लेट से ग्राउंड है, ये हाइट है, यहाँ से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फेंक दो, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट का मतलब है कि आप किसी हाइट से किसी पार्टिकल को ओब्लिकली फेंक दो, इस तरीके से। ठीक है। एंड वो उसी हाइट पर वापस नहीं आएगा, वो ग्राउंड पर वापस आएगा, इस तरीके से। ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि आप इस पार्टिकल को नीचे फेंक दो, यानी आप ऐसे फेंक दो इस तरीके से, तो पार्टिकल फिर से ऐसे पहुंच जाएगा। तो ये हमारे तीन तरीके के क्या होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। इनके कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो फॉर्मूलेज देख लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है कि भाई लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है, एंड यहाँ पर अपने पास ऐसे कोई वाई एक्सिस है। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। एंड यहाँ पर आपने किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे क्या कर दिया है, फेंक दिया है। तो इस पार्टिकल का जो पाथ होगा, पार्टिकल का पाथ कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। कुछ कुछ अजम्पशन है, कुछ कुछ अजम्पशन है। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज जीरो, ax इज जीरो, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा नीचे की तरफ। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा यहाँ पर, दैट इज u sin थीटा। ठीक है। तो ux हमारे पास हो जाएगा u cos थीटा, एंड यहाँ पर uy हमारे पास हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है। नाउ अब दो फॉर्मूले हैं, दो चार फॉर्मूले हैं। फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि या फेंकने के बाद दोबारा ग्राउंड पर कितने देर पहुंचे, यानी कितनी देर तक हवा में रहा। तो कितनी देर तक हवा में रहा, इसके फॉर्मूले बेटा हो जाएंगे, दैट इज 2uy अपॉन में ay। ठीक है। ट्वाइस uy अपॉन में ay, यानी कि initial velocity in the y direction divided by the acceleration in the y direction, this is time of flight। ठीक है। एंड यहाँ पर uy की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी है, दैट इज u sin थीटा, एंड ay की वैल्यू जो है वो कितनी है, दैट इज g। ठीक है। सारे साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद ही हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो आपको दोबारा कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है। ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करी, तो ये हो जाता है बेटा मैक्सिमम हाइट। तो एच मैक्स का जो फॉर्मूला हो जाता है, दिस इज इक्वल टू, दैट इज यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए वाई। आप इस फॉर्म में याद करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। रीज़न क्या है, बहुत सारे सवाल जो है वो आपके डायरेक्टली नहीं होते हैं, तो आपको उसमें कंपोनेंट के थ्रू करना पड़ता है। तो कंपोनेंट के थ्रू करने के लिए आपको ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है। तो यू वाई का स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ए वाई, यानी कि आप यू वाई को कॉम्पोनेंट करेंगे, मतलब दैट इज यू साइन थीटा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। देन वी हैव हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि आप कितना चले, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चले। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज आर, तो दिस इज आर। एंड रेंज जो हो जाती है हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज इक्वल टू यू एक्स इंटू में टी। मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे एच मैक्स से, टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से। तो ये आ जाएगा यू एक्स इंटू में टी। ठीक है। एंड यू एक्स की वैल्यू अपने को पता है, दैट इज यू कॉस थीटा, एंड हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू भी पता है, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन में g, जिसको आप कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हो, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग वेरिएशन है, जैसे जैसे भी आपको याद हो जाए अच्छी बात है। ठीक है। मैं ऑलवेज प्रेफर करूंगा कि आप हमेशा कौन सा याद करें बेटा, जनरल वाला याद करें, ताकि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्टली उसको लगा सके। ठीक है। क्योंकि अगर आपको वेलोसिटी कंपोनेंट दे रखे होंगे कि एक्स कंपोनेंट कितना, वाई कंपोनेंट कितना है, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है। रादर देन कि आपको नहीं उसका पहले नेट निकालो, फिर एंगल निकालो, सब सॉल्व करो। देन इक्वेशन ट्रजेक्टरी, यानी कि एक्स और वाई में रिलेशन। तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ
ट्रजेक्टरी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी। एंड इसके भी दो रूप है, इसके भी दो रूप है, एक तो ये है एंड दूसरा है कि अगर हम लोग यहाँ पे x tan थीटा जब कॉमन ले लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, जहाँ पर बेटा r क्या है, व्हाट इज दिस r, ये r क्या है, r इज रेंज, r इज हॉरिजॉन्टल रेंज। बहुत काम का फॉर्मूले हैं दोनों, ठीक है, बहुत सारे सवाल सॉल्व कर देता है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसको याद कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के अंदर कुछ और फॉर्मूले भी हैं, जैसे कि किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। सो अगर आप देखेंगे हमारा जो डायग्राम है वो डायग्राम कुछ इस प्रकार का है कि हमारे पास एक पार्टिकल को आपने u स्पीड से फेंका किसी थीटा एंगल पर, पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा सा है। तो लेट से किसी इंस्टेंट पर वो यहाँ पर है एंड उसके पास कुछ v वेलोसिटी है एंड ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, लेट से वो कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है, ठीक है, दिस इज द y एंड दिस इज द x। नाउ अब हम एक बात जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इधर एक कंपोनेंट आएगा vx और एक इधर कंपोनेंट आएगा vy। तो भाई इसका जो x कंपोनेंट होगा दैट इज सेम एज इनिशियल कंपोनेंट दैट इज ux, जो कि एक्सेलरेशन जो है x डायरेक्शन में वो कितना है, 0 है, तो वो रहेगा u cos थीटा के बराबर। एंड ऐसे ही हम लोग y कंपोनेंट जब लिखेंगे तो vy, तो दिस विल बी इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो uy जो है दैट इज u sin थीटा एंड ay इज माइनस जी इंटू में t एंड दिस इज vy। तो अगर आप इसका पूरा कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर इज दैट इज u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। एंड वी नो दैट कि मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता है तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हो जाएगा दैट इज vx का स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि vx ये रहा, vy ये रहा, तो अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। नाउ अब ये जो अल्फा बना रहा है tan अल्फा, ये अल्फा ये निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ tan अल्फा। तो tan अल्फा जो है दिस विल बी इक्वल टू vy अपॉन में vx। vy की वैल्यू हमारे पास है दैट इज u sin थीटा माइनस जी टी एंड डिवाइडेड बाई vx हमारे पास हो जाएगा u cos थीटा। तो इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं कि अल्फा भी निकाल सकते हैं कि कितना एंगल बना रहा होगा किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। नाउ टाइम एट विच द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि लेट्स से कि आपने किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका, ठीक है, किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका तो पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा सा है एंड किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो लेट से कुछ ऐसी है और उसका इनिशियल वेलोसिटी ऐसे थी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। तो हो सकता है कि ये दोनों डायरेक्शन दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, ठीक है, दिस इज पॉसिबल। सो ये जो टाइम होगा जिस टाइम पर ऐसा हो रहा होगा दैट टाइम इज इक्वल टू यू अपॉन में जी साइन थीटा, ठीक है, दिस टाइम विल बी u अपॉन में g sin थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आता है तो आपको क्या करना है, दैट इज अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो बेटा u डॉट v कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर लिखिए, फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर लिखिए एंड दोनों को क्या कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिलना चाहिए एंड वहां से आप टाइम की वैल्यू निकाल पाएंगे, यानी कि u अपॉन में g sin थीटा, ठीक है। बस कंडीशन ध्यान रखना कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 45। अगर थीटा 45 से कम होगा, if theta is 45 less than 45, तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, t is never, नेवर कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होंगे, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, क्योंकि एंगल जो टोटल घूमता है वो कितना घूमता है बेटा, 2 थीटा घूमता है। कैसे पता चला सर, ऐसे पता चला, अगर आपने किसी को यहाँ से भेजा है थीटा एंगल पर, घूम के जब वापस आएगा तो बेटा ये एंगल भी थीटा होता है,
तो टोटल एंगल कितना घूमता है, 2 थीटा घूमता है। तो 2 थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तभी पॉसिबल है कि जब वो आपका परपेंडिकुलर हो जाए। तो इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आपका थीटा जो है 45 या उससे ज्यादा होगा तो उसी केस में पॉसिबल है कि वो उसके परपेंडिकुलर हो सकता है। एंड वो टाइम हो जाएगा बेटा कितना, टी इज इक्वल टू यू अपॉन में जी साइन थीटा। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स है हमारे पास, जैसे कि एंगुलर प्रोजेक्शन अगर इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना चाहते हैं तो देयर इज अ रिलेशन दैट इज tan थीटा दिस इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन में 2r। दिस इज ऑल्सो रिलेशन आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है और आपको लेट से रेंज दिया गया है एंड आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछना चाहता है, तो आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है। नाउ आपने पार्क वगैरह में देखा होगा कि स्प्रिंकलर वगैरह लगा हुआ होता है। तो स्प्रिंकलर क्या करता है बेटा, पानी को फेंकता है। ठीक है, पानी को फेंकता है। एंड एक छोटी सी बात देखिए यहाँ पे, रेंज जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, ट्वाइस ऑफ थीटा पर। ठीक है, रेंज किस पर डिपेंड कर रही है, ट्वाइस ऑफ थीटा पर। तो रेंज विल बी मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 45। क्योंकि जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, और मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल 90 डिग्री होता है। तो साइन के अंदर जो एंगल है वो 2 थीटा है, तो 2 थीटा जो है वो 90 होना चाहिए, तो थीटा कितना हो जाएगा, 45। तो रेंज जो मैक्सिमम होती है बेटा वो कब होती है, एट 45 डिग्री। रेंज जो मैक्सिमम होती है वो कब होती है, एट 45 डिग्री। ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया जो स्प्रिंकलर होता है पार्क के अंदर, आपने देखा होगा छोटा सा ऐसा स्प्रिंकलर लगा हुआ होता है एंड वो घूमता रहता है एंड घूमते घूमते पानी को फेंकता रहता है। अब हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जगह पर पानी जो है वो स्प्रिंकल करे। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जगह पे पानी स्प्रिंकल करे। तो हम लोग एंगल ऑफ जो है उसका वो कितना होना चाहिए, दैट एंगल शुड बी 45, तब जाके उसकी रेंज जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ऐसे ही वो लेफ्ट में भी करेगा इस तरीके से, ऐसे ही वो लेफ्ट में भी करेगा इस तरीके से। तो दिस इज ऑल्सो आर मैक्स। तो ये जो आर मैक्स है बेटा, ये उसको रेडियस का काम कर रहा होगा। एंड मैक्सिमम रेंज जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। तो जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू दैट इज पाई इनटू में आर का स्क्वायर। सर्कल का रेडियस कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा होगा, एक ऐसे करके सर्कल बन रहा होगा जिस सर्कल के अंदर वो क्या कर रहा होगा, पानी को फेंक रहा होगा मैक्सिमम एरिया में। इसका रेडियस किसके बराबर होगा, रेंज के बराबर। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई यू की पावर 4 अपॉन में जी स्क्वायर। एंड दिस इज द मैक्सिमम एरिया जो वो क्या कर सकता है, स्प्रिंकल कर सकता है। ठीक है, तो एक जगह पर अगर आप लगाएंगे तो वहां से मैक्सिमम एरिया जो कवर कर सकता है वो कर सकता है पाई यू टू द पावर 4 अपॉन में जी स्क्वायर। ठीक है। चलिए एक और लास्ट रिजल्ट है ऐसा ही, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे पार्टिकल को ऐसे फेंका है तो पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा सा होता है, इस तरीके का, इस तरीके का होता है। सो लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास किसी पर्टिकुलर हाइट पे बात हो रही है। ठीक है, दिस कोऑर्डिनेट इज सम एक्स कॉमा वाई, या फिर लेट्स से आप बोल सकते हैं दिस इज सम कोऑर्डिनेट, लेट्स से कुछ भी एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होगा ये। एंड ये हमारे पास जो है कुछ होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, यहाँ से इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, इफ आई ज्वाइन इट फ्रॉम हेयर like this and it and join here like this, तो दो एंगल बना रहा है ये, एक एंगल है अल्फा और एक एंगल है बीटा। एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कितना है बेटा, थीटा है। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस अल्फा बीटा एंड थीटा, देयर इज सम रिलेशन, दैट रिलेशन इज tan अल्फा प्लस tan बीटा दिस इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इज द रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है उन केसेस के लिए अंदर जहां पर आपको वॉल की हाइट निकालनी है या कुछ निकालना है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। लेट्स से कि आपके पास कोई एक ऐसी वॉल है एंड इस वॉल की कुछ हाइट है। यहाँ से आपने एक पार्टिकल को फेंका, यहाँ से एक पार्टिकल को फेंका, सच दैट ये पार्टिकल जो है वो जस्ट क्लियर करता है, इट विल जस्ट क्लियरिंग दिस वॉल एंड यहाँ आके ऐसे गिर जाता है।
एंड ये डिस्टेंस है d1 और ये डिस्टेंस दिया गया है d2 एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस हाइट h, ये आपको h हाइट निकालनी है, ठीक है, h हाइट निकालनी है एंड लेट्स से दिस एंगल इज समवेयर 45 डिग्री, ये 45 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा इज 45, ठीक है, और आपसे पूछता है कि h कितना होगा, व्हाट इज दिस h, ठीक है। तो ना आप सवाल देखो कितना इजी हो गया इस इक्वेशन के थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू सवाल देखो कितना इजी हो गया कि अगर मैं इसको यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ तो एक एंगल बनेगा अल्फा, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ तो एंगल बनेगा बीटा, तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा tan अल्फा प्लस tan बीटा दिस इज इक्वल टू tan 45 यानी कि tan थीटा के बराबर। tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि h बाई d1, ऐसे ही tan बीटा हो जाएगा h बाई d2 एंड tan 45 हो जाएगा बेटा 1। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल पाओगे, दैट इज d1 d2 अपॉन में d1 प्लस d2, एंड दिस इज द हाइट ऑफ दिस वॉल। तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए ऐसे सवाल बहुत, ऐसा रिलेशन बहुत इजी कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज, तो बेटा एच मैक्स और रेंज में क्या रिलेशन होता है, दैट इज एच मैक्स अपॉन में आर अगर आप करते हैं तो यू विल गेट tan थीटा बाई 4। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे चेक करना पड़ेगा, तो एक काम करते, चेक करने से अच्छा है कि हम लोग इसको डिराइव कर लेते हैं फटाफट से, एक सेकंड लगेगी इसमें। एच मैक्स जो है दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g एंड रेंज जो होता है बेटा ये होता है यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अगर इसका बेटा रेशियो लिया जाए तो वी विल गेट एच मैक्स बाई आर एंड यू स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट, एंड यहाँ से बेटा जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो बेटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा tan, तो ये आ जाएगा tan थीटा बाई 4, तो सही लिखा था बेटा पहले। तो एच मैक्स बाई आर इज इक्वल टू tan थीटा बाई 4, ठीक है, tan थीटा बाई 4 फॉर मैक्सिमम रेंज। अगर हम चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम हो तो थीटा क्या होना चाहिए 45, तो उस केस में एच मैक्स बाई आर दिस विल बी इक्वल टू tan 45 अपॉन में 4, tan 45 इज 1 बाई 4, तो यहाँ से रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। रेंज जो है वो 4 गुना होनी चाहिए बेटा किसकी, मैक्सिमम हाइट की। रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट अगर आपका मैक्सिमम रेंज हो रही है तो, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है कि जब सम जो होता है दो एंगल्स का कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो आप सोचो एक बात की, हमने कहा कि अगर किसी पार्टिकल को मैंने हॉरिजॉन्टल से फेंका है थीटा से तो सारे रिजल्ट हमने देख लिए, लेकिन अगर ये थीटा जो है ना देके वो अपने को अल्फा दिया होता, यानी कि वर्टिकल से एंगल दिया होता, इफ एंगल इज गिवन फ्रॉम द वर्टिकल, तो दैट मींस आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया गया है ना, क्योंकि थीटा प्लस अल्फा मिलाकर कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, तो बेटा अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा, और आई वुड राइट लेट से थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा इज गिवन यानी कि आपको वर्टिकल से एंगल दिया गया है। सो अगर सब कुछ ऐसा होगा तो जहां जहां पे थीटा था वहां पे हम क्या रख देंगे 90 माइनस अल्फा रख देंगे, तो आपको रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा दैट इज 2u साइन थीटा होता है यानी कि 90 माइनस अल्फा अपॉन में जी, तो ये आ जाएगा बेटा दैट इज सॉरी थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 2u कॉस थीटा अपॉन में जी। ऐसे ही अगर हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं तो मैक्सिमम हाइट आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन अब की बार थीटा के यहाँ पे कितना हो जाएगा दैट इज 90 माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा गिवन है तो आप थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करते हैं, अल्फा लिखते हैं बेसिकली, लेट्स राइट दी अल्फा, लेट्स राइट दी अल्फा 90 माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा,
ऐसे ही अपॉन में 2g कर देंगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो अगर आपके जहाँ जहाँ पे चीजें बदल रही हैं बस वही आपको बदलना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एंड अगर रेंज की बात करते हैं तो आर मैक्स, तो आर मैक्स रेंज की जो बात हो जाएगी, रेंज दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे क्या लिखना है, दैट इज 90 माइनस अल्फा एंड अपॉन में जी, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा बाई जी, एंड दैट मीन्स ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, साइन 2 अल्फा बाई जी। ठीक है, तो हमें अल्फा गिवन था तो हम लोगों ने 90 माइनस अल्फा रखते हुए सारे फॉर्मूले वापस से डिराइव कर लिए और अपना काम होता चला गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से सवाल को सोच सकते हैं नाउ। लेकिन अगर हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं, हम लोग रिलेशंस लेके चलते हैं, रेशियोज लेके चलते हैं। ठीक है, तो कुछ रेशियोज अपने पास बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल सो लेट्स से कि अगर आपको वही थीटा एंगल जो हम लोग हॉरिजॉन्टल से लिख रहे थे, वही थीटा एंगल अगर आपको यहाँ से दिया होगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो नाउ या फिर एक काम करते हैं, जो हमारे बेसिक फार्मूले हैं वो किसके रिस्पेक्ट में है, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। हॉरिजॉन्टल जो थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इस वाले केस को हम लोग 1 बोल देंगे एंड इस वाले केस को हम 2 बोलेंगे। तो T1 जो है वो आ जाएगा कितना, दैट इज 2u साइन थीटा 1 साइन थीटा बाई जी, जबकि T2 क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। ठीक है, एंड यहाँ से अपने पास आ जाएगा दैट इज 2u cos थीटा बाई जी। तो अगर हम लोग यहाँ पे बेटा T1 बाई टी टू करेंगे, इफ यू टेक T1 बाई टी टू, तो 2u बाई जी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा T1 बाई टी टू इज इक्वल टू tan थीटा, फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड, ऐसे ही H1 अगर लिखते हैं तो H1 आएगा हमारे पास, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, एंड H2 हमारे पास आएगा दैट इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से H1 बाई एच टू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास दैट इज tan स्क्वायर थीटा बाई 1। ठीक है, एंड व्हेन वी टेक द रेंज तो यू R1 आ जाएगा दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, एंड ऐसे R2 आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, एंड R1 बाई R2 जो है वो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अपने पास रेंज का रेशियो सेम रहेगा और H1/H2 कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और Ht1/T2 कितना आ जाएगा, tan थीटा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट रिलेशन। तो फर्स्ट थ्री रेशियोज जो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। नाउ इसके बाद कुछ रिजल्ट हैं, जैसे कि T1 T2 और R में कुछ रिलेशन होता है। T1 क्या है कि भाई जब हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल से फेंका है, T2 क्या है जब वर्टिकल से फेंका है, तो आपसे R पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि T1 कब है, जब आपने ऐसे किसी को हॉरिजॉन्टल फेंका है। T2 कब है, जब आपने किसी को ऐसे वर्टिकल से फेंका है। ठीक है, तो ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है। तो T1 T2 और R में जो रिलेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू, सो T1 इंटू T2 दिस इज इक्वल टू 2R बाई जी। ठीक है, T1 इंटू T2 दिस इज इक्वल टू 2R बाई जी, एंड ऐसे ही इनकी जो हाइट होगी H1 H2 और R में रिलेशन क्या होगा, दैट इज रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ H1 H2, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेंज मैक्सिमम हाइट H1 एंड मैक्सिमम हाइट H2। ठीक है, यानी कि इस वाले केस में जो मैक्सिमम हाइट बनेगी H1 और इस वाले केस में जो मैक्सिमम हाइट बनेगी वो H2। तो इनमें रिलेशन जो है वो ये आ जाएगा, द रेंज जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ रूट H1 H2। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिजल्ट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब मैंने बता चुका हूँ कि भाई अगर आप किसी को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंक देते हैं, यानी कि आपने किसी को हॉरिजॉन्टल फेंका है यू, हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका यू से, एंड कितने हाइट से, कुछ एच हाइट से, तो अगेन ए एक्स हमारा जीरो रहेगा, ए वाई हमारा जी रहेगा डाउनवर्ड की तरफ, यू एक्स हमारा यू रहेगा, यू वाई हमारा जीरो रहेगा, इस तरीके से।
नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा हो जाएगा दैट इज अंडर रूट 2h/g। हमने कितनी हाइट से फेंका है उसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा अंडर रूट 2h/g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट अचीव यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग गया है तो इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं। सो मैक्सिमम हाइट अचीव यहाँ पर नहीं आएगा। देन वी हैव हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पर कुछ आएगी, तो पार्टिकल का जो है वो कहीं ऐसे जाएगा इस तरीके से, तो ये जो होगी दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज आर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो हो जाएगी आर, दिस विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू में टी। तो यू एक्स कितना है यू, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज अंडर रूट 2h/g, ठीक है। एंड इसकी जो इक्वेशन प्रोजेक्टिव हो जाएगी दैट इज y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u², जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u²। तो आप देख के समझ रहे होंगे कि भाई कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज t अंडर रूट 2h/g, and horizontal range is u times of under root 2h/g, and equation trajectory is g x square upon में 2u²। नेक्स्ट वी हैव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर आपने किसी को u ऐसे फेंका है, तो लेट्स से कि यहाँ पर होगा पार्टिकल, तो जब यहाँ पर होगा तो उसके पास वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, वो चेंज होगा नहीं, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा किसके बराबर, जीटी के बराबर, ठीक है। तो इसका जो vx होगा दैट इज u, एंड जो vy होगा दैट इज gt, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप वेलोसिटी लिखना चाहेंगे इसकी, तो अगर आप साइन कन्वेंशन ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज साइन कन्वेंशन, ये u, ये x इधर की तरफ, y ऊपर की तरफ, तो ये मान सकते हैं आप। तो ये कैसा आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। तो इसलिए यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वही रहेगा, इट इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट टी। नेक्स्ट, द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर जो एंगल बनाता है वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा। तो अगर कंपोनेंट हम निकाल चुके हैं, तो लेट्स से कि ये एंगल अगर अल्फा है, तो tan अल्फा की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज जी टी अपॉन में यू, यानी कि वी वाई अपॉन में वी एक्स, ठीक है। तो जी टी बाई यू। तो दिस इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी। किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी बना रहा होगा इस तरीके से। एक सवाल यहाँ पे बन सकता है, अपने आप अभी अभी पढ़ाते पढ़ाते याद आया कि सवाल बन सकता है। सवाल ऐसे बन सकता है कि ये अपने पास रेंज है और ये हमारे पास एच है, तो अगर हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट पूछें आपसे, तो दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछने लग जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, तो आपको एच और आर का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट इज ओब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाइट। किसी भी हाइट से ओब्लिक प्रोजेक्शन। तो ओब्लिक प्रोजेक्शन के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है, वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर दिस, डायरेक्ट लॉजिक लगाना है। तो अगर किसी पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंका है यू स्पीड से थीटा एंगल पर, तो भाई जब ये पार्टिकल नीचे पहुंचेगा तो उसका पाथ कुछ ऐसा सा होगा, एंड यहाँ पर इसके बाद कुछ वेलोसिटी होगी v, एंड इसके दो कंपोनेंट होंगे, एंड लेट्स से कि ये कुछ अल्फा अल्फा एंगल बना रही होगी। तो यहाँ पर ये u तो सेम ही रहेगा इस तरीके से, एंड यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ जो वेलोसिटी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, इसके दो कंपोनेंट होंगे, दैट इज यू साइन थीटा, और इधर की तरफ होगा यू कॉस थीटा। तो इसके बाद जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वी वाई, तो ये वी वाई हो जाएगा किसके बराबर, दैट इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो वी वाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। एंड टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेटा यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। कौन सी इक्वेशन, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड ये आपको लगानी पड़ेगी वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस एच, यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी,
ए वाई इज माइनस जी, तो ये आ जाएगा हाफ माइनस जी इंटू में टी स्क्वायर। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, टी की वैल्यू मिलेगी। सॉल्व द फॉर्मूला, सॉल्व टी, सॉल्व फॉर टी। ठीक है, तो टी के लिए सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। ठीक है, सेम गोज विद दिस ऑल्सो। अच्छा, रेंज निकालनी है कि रेंज कितनी होगी, तो रेंज निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा, डेट इज यू एक्स इंटू में टी। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे तो यू एक्स हमारे पास है यू कॉस थीटा और इंटू में टी। ठीक है, तो यू कॉस थीटा इंटू में टी, ये सेम रहेगा, नो चेंजेस। ऐसे ही आप लोग अगर इसको वर्टिकली डाउनवर्ड फेंके होते कि भाई आपने इसको ऐसे फेंका होता, यहाँ से पकड़ा होता और आपने इसको नीचे ऐसे फेंक दिया होता, तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो इसको दो कंपोनेंट, दैट इज अगर ये u है तो ये u cos थीटा और इधर की तरफ आ जाएगा u sin थीटा। ठीक है, तो इसका पाथ जो है वो कुछ ऐसा सा होगा, पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा सा होगा पैराबोलिक जैसा। तरीका सेम रहेगा, जब वो नीचे पहुंचेगा तो उसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट जो है vy, दैट विल आल्सो रिमेन सेम लाइक दिस आल्सो, दैट इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम थी, तो इसलिए वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड अगर आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं तो अगेन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई हो जाएगा माइनस एच, यू वाई हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा इंटू टी एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। एंड रेंज का फॉर्मूला वही रहेगा, दैट इज आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू में टी। आप पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे एंड फिर उसको यू कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको रेंज मिल जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तो आता है, लेकिन ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट जो है बहुत ही रेयर सवाल आता है इसका। ठीक है, कभी सालों में कभी एक बार आया तो। ठीक है, एंड आएगा तो आपको तरीका क्या है सॉल्व करने का, कि आपको पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, जब आप कोऑर्डिनेट इक्वेशन लगा के सॉल्व कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा एंड फिर आप इसकी रेंज निकाल सकते हैं, यू कॉस थीटा इनटू टी से। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हमारा मोशन इन प्लेन समाप्त होता है। मोशन इन प्लेन के अंदर यही थ्योरी है, इतना ही रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक एक फॉर्मूला, एक एक केस यहाँ पे कवर्ड है। नाउ अब जो बच गया है वो है वो आपका रिलेटिव मोशन इन 1D एंड 2D। तो रिलेटिव मोशन की हम लोग बात करेंगे अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को अलग से सिखाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको रिलेटिव मोशन की अलग से सेपरेट वीडियो देंगे। ठीक है, एंड आप देख के समझ गए होंगे थैंक यू, आज कलरफुल है क्योंकि यार बेटा कलरफुल त्योहार है हमारा। सो हैप्पी होली टू एवरीवन, हैप्पी होली टू ईच एंड एवरीवन। सो गॉड ब्लेस यू बेटा ऑल ऑफ यू। ठीक है, ऐसे ही आपकी ज़िंदगियों में कलर भर जाए, है ना, आपकी ज़िंदगियों में कलर भर जाए, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खूब सारी खुशियाँ आपको मिले। तो चलिए, हैप्पी होली बेटा, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा।